ये है सप्लाई का पार्ट थर्ड यानी पूर्ति का चैप्टर का पार्ट थर्ड। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, सप्लाई क्या होता है और मोमेंट अलोंग सप्लाई कर्व क्या होता है और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व क्या होता है। यानी हमने देख लिया है कि पूर्ति क्या होती है, पूर्ति के कितने प्रकार, पूर्ति का नियम, पूर्ति का खिसकाव क्या होता है और पूर्ति वक्र पर चलन क्या होता है। अब इस वीडियो में हम थोड़े उसी के एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो अब तक की वीडियो में हमने पीछे देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। यानी जो हमारी सप्लाई है ना, यानी हमारी जो पूर्ति है, उसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये फैक्टर्स। तो उसमें एक पॉइंट पिछली वीडियो में मैं भूल गया था, तो वो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म ये भी फर्मों की यानी सप्लाई को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। कैसे? अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव है लाभ कमाना, केवल प्रॉफिट है, तो केवल प्राइस बढ़ने पर ही सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर है, लाभ कमाना नहीं है, सामाजिक कल्याण है, तो हो सकता है प्राइस ना बढ़ने पर भी या लो प्राइस पर भी सप्लाई क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो देखा आपने कि प्राइस वो ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म यानी फर्मों का जो उद्देश्य है, फर्मों का उद्देश्य, ये भी सप्लाई को अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। तो ये पॉइंट पिछले वाले जो हमने पॉइंट्स लिखे ना, फर्मों पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, ये उसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे क्या एग्जाम्पल क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन लेते हैं कि what will be the effect on supply curve of technology change। ये मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्वेश्चन की। हिंदी में है कि तकनीक में परिवर्तन का पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपसे आंसर पूछ रहा है, तो आप आंसर दे सकते हो कि आंसर क्या लिखोगे आप कि जी हाँ, यस, टेक्नोलॉजी चेंज अफेक्ट्स दी सप्लाई, या फिर हिंदी में तकनीक में परिवर्तन पूर्ति को प्रभावित करता है, बिल्कुल ठीक है। जब हम न्यू और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं या फिर नई तकनीक का प्रयोग करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई बढ़ती है। यहाँ पर हम लिखेंगे अगर नई टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, कुशल तकनीक का, कैसी? कुशल, अच्छी तकनीक का, और नई, इंग्लिश में कुशल को बोलते हैं एफिशिएंट और इसको बोलते हैं आपका नई को न्यू, ठीक है। अगर नई और कुशल तकनीक का प्रयोग करते हैं तो भाई साहब क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। और डायग्राम में देखो, ये है आपका, जैसे कि डायग्राम बनता है, यहाँ लेते हैं हम क्वांटिटी सप्लाई, मैंने पिछले वीडियोज़ में बता दिया है, ठीक है। यहाँ प्राइस लेंगे, ये मान लो आपका है सप्लाई कर्व। अब जब आपकी न्यू टेक्नोलॉजी प्रयोग में आएगी तो आपका सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर, दाई ओर। यहाँ पर हम ऐसे एरो बना के लिख देंगे, क्यों हुआ है ये दाई ओर क्यों हुआ है, बिकॉज या ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। इसी तरह मान लो, चाहे तो इसी डायग्राम में भी बना सकता हूँ मैं, यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन दूसरा बना लेते हैं। अगर ओल्ड यानी पुरानी या इनएफिशिएंट यानी अकुशल, ठीक है, तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा, देखो डायग्राम OXY, ये आपको पता ही है। यहाँ लेंगे क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ लेंगे प्राइस। अगर ये सप्लाई कर्व है, मान लो ये सप्लाई कर्व है, तो भाई साहब जब पुरानी तकनीक का, अकुशल तकनीक का प्रयोग होगा या फिर इनएफिशिएंट या ओल्ड तकनीक का प्रयोग होगा टेक्नोलॉजी का, तो भैया प्रोडक्शन क्या होगा, गिरेगा। सप्लाई क्या होगी, गिर जाएगी। तो सप्लाई जब गिरती है, सप्लाई जब कम होती है, जब सप्लाई में डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है,
और प्राइस के अलावा अन्य बातों में परिवर्तन की वजह से होता है। तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है किधर, लेफ्ट हैंड साइड पे, बाई ओर। ठीक है, ध्यान रखना। दोबारा वीडियो को चला के देख लो और पुरानी वीडियो देख लो, पिछली वाली मतलब पार्ट इसका, तो आपको क्लियर समझ आ जाए। ये कब हुआ है, ड्यू टू ओल्ड या इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को अगर मान लो चेंज कर देता हूँ, थोड़ा तसल्ली से, थोड़ी लंबी वीडियो बन सकती है, ज़्यादा लंबी नहीं, लेकिन थोड़ा हम इसको तसल्ली से करेंगे। अगर क्वेश्चन चेंज आ जाता है एग्जाम में, वो आता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व ऑफ टैक्स चेंज। मतलब इस क्वेश्चन की जगह आ जाता है, मान लो इसकी जगह लिखा होता है टैक्स। अगर टैक्स में एक बढ़ती हो जाए या कमी हो जाए, टैक्स बढ़ जाए या घट जाए, तो भैया क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपका सप्लाई कर्व पे। तो सिंपल सा है, अगर टैक्स बढ़ जाता है, एक बार इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा नया आंसर बनेगा। अगर टैक्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा भैया, टैक्स बढ़ जाएंगे तो प्रोड्यूसर के पास पैसे कम होंगे, बचेंगे। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये वाली लाइन कि प्रोड्यूसर्स के पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी घटेगी। यहाँ पर लिख देते हैं, चलो, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी घट जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से सप्लाई कम होगी। तो सप्लाई किधर शिफ्ट होगा, सप्लाई कर्व ये वाला सप्लाई कर्व आपका बन जाएगा। ठीक है जी, सप्लाई कर्व आपका ये वाला बन जाएगा। तो यहाँ पर बस ये लिख दो, डायग्राम यही वाला चलेगा। सप्लाई कर्व हमारा पहले एस था, ठीक है, ये एस जो है ना, ये वाला S1 बन जाएगा, क्योंकि हमारी सप्लाई क्या हुई, हमारी सप्लाई कम हो गई। ठीक, और यहाँ हम लिख देंगे ये सप्लाई कब शिफ्ट हुआ है, ड्यू टू टैक्स इंक्रीज या इंक्रीज इन टैक्स। टैक्स बढ़ने की वजह से सप्लाई कब लेफ्ट साइड यानी बाई ओर खिसक गया। और खिसका क्यों है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा है कि जब भी प्राइस के अलावा जो अन्य बातों में परिवर्तन की वजह से सप्लाई में बढ़ती या कमती हो, यानी इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो उस केस में सप्लाई कब हमारा शिफ्ट करता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। दाई तरफ तब खिसकेगा जब सप्लाई बढ़ेगी, और बाई ओर तब खिसकेगा जब सप्लाई घटेगी। तो टैक्स बढ़ने से सप्लाई हमारी कम हो जाती है, डिक्रीज होती है, इसलिए सप्लाई कब बाई ओर खिसक जाएगा। ये सारी बातें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। इसके अलावा अब इधर देखो, इधर मैं काफ़ी स्लो कर रहा हूँ इस चीज़ को ताकि दिक्कत ना हो। देखो, अब अगर दूसरा केस ले लो, टैक्स घट जाए, तो टैक्स घट जाएंगे तो प्रोड्यूसर के पास मनी ज़्यादा बचेगी। मैं इस लाइन को मिस कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर के पास पैसे ज़्यादा बचेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी तो किधर खिसकेगा सप्लाई कब, राइट साइड, दाईं ओर। ठीक है, ये वाला डायग्राम बन जाएगा। एस कर्व क्या बन जाएगा, S1 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे क्यों हुआ है, ये हुआ है जी ड्यू टू टैक्स डिक्रीज। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व व्हेन टैक्स इंक्रीज डिक्रीज, या सब्सिडी वाला आ जाए। ठीक है, सब्सिडी अगर बढ़ेगी घटेगी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बार इसको रफ करके देखते हैं। अगर सब्सिडी बढ़ेगी, दूसरा केस अगर सब्सिडी घटेगी, तो सब्सिडी बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर के पास पैसा ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्शन वो ज़्यादा करेगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ेगी तो किधर खिसकेगा सप्लाई कब, राइट साइड। और अगर सब्सिडी घट जाएगी तो प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन मतलब सब पैसे मनी कम बचेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, और प्रोडक्शन घटेगा, सप्लाई घट जाएगी तो किधर खिसकेगा, लेफ्ट साइड। इसका डायग्राम देख लो एक बार। मान लो इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका भी डायग्राम बनाते हैं। ये OXY, इधर YOX, इधर ले लेते हैं दोनों। ये S सप्लाई कर्व, ये भी S सप्लाई कर्व। अब देखो, अब ये सप्लाई कर्व जो है ना, अगर सप्लाई टैक्स सब्सिडी बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड।
ठीक है, S1 सेम प्राइस पे, ये प्राइस मान लो P है, मान लो इसी प्राइस पर जो प्राइस चल रहा है 10 रुपये, इसी पर सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि सब्सिडी बढ़ गई है। और मान लो प्राइस चल रहा है 10, इसी प्राइस पे सप्लाई घट जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया है। क्यों प्रोडक्शन कम हुआ है? सब्सिडी घट गई है इसलिए। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो एक लाइन, ये इसलिए हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन सब्सिडी। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो ड्यू टू डिक्रीज इन सब्सिडी, वो है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन सब्सिडी, यहाँ लिख सकते हो ड्यू टू डिक्रीज इन सब्सिडी। ठीक है, यह थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, समझ लेना इसको। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व व्हेन फर्म नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज, या व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व, या फिर पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा पूर्ति वक्र पर यदि फर्मों की संख्या बढ़ जाए, या अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन आए, या इसी तरह का कुछ और वो आपको एग्जाम्पल दे दे, तो आपको इसमें राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इसको शिफ्ट करना है। ठीक है, इसके बाद जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि ये मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व जो होता है और ये शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, हिंदी में इसका मतलब है मांग वक्र पर चलन। पहले लिख लेते हैं हिंदी में भी, ठीक है, और क्लियर समझ आएगा। और ये मांग वक्र का खिसकाव, अब इनका डिफरेंस देखना है हमें। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो हमने पिछली वीडियो में करा था। अगर आपको याद, मतलब आपने नहीं देखा है तो उसको वीडियो को जाके देखो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो मूवमेंट अलोंग ये करा था, एक मिनट रुको, हमने जो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व किया था, हमें पता है क्यों आता है, ये प्राइस में चेंज की वजह से आता है, ये अदर थिंग्स में चेंज की वजह से आता है। यानी अन्य बातों में जब चेंज आता है तो जब उसकी वजह से मांग वो पूर्ति चेंज होती है, सप्लाई चेंज होती है, तो उसे बोलते हैं भैया शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इसको जब प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। हिंदी में बोलते हैं मांग वक्र प्रचलन। इसमें सप्लाई कर्व जो होता है ना, इसमें सप्लाई कर्व क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है या पीछे की साइड, इधर या तो दाई तरफ या बाई तरफ, एक सेकेंड, या आपका दाई तरफ या बाई तरफ, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। जबकि इस वाले में क्या होता है, सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होता बल्कि मूव करता है, या तो ए से बी या ए से सी, है ना, या तो अपवर्ड मूव करता है या डाउनवर्ड मूव करता है। यानी एक्सटेंशन होता है या तो सप्लाई में, या कॉन्ट्रैक्शन होता है सप्लाई में। यानी पूर्ति का या तो विस्तार होता है, पूर्ति का या तो संकुचन होता है। इसमें क्या होता है, या तो सप्लाई इंक्रीज होती है इस वाले में, या डिक्रीज होती है ना। इसमें तीसरा डिफरेंस क्या है कि इसको चेंज इन सप्लाई भी कहते हैं, चेंज इन सप्लाई भी कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, पूरा बोलते हैं इसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, अगर मान लो 4 नंबर में या 3 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आता है आपके पास कि भैया मुझे मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ज़रा बता दो 3 या 4 पॉइंट्स। तो आप ये पॉइंट्स को लिख सकते हो, इनको पॉइंट को ज़रा लिख कर दिखाते हैं आपको। ठीक है, समझ तो आ गए होंगे। तो देखो पहला पॉइंट लिख लिया है कि इट ओकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस और इट ओकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स। ठीक है, इसमें लिखा है प्राइस डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट इन दिस। इसमें प्राइस जो है ना, इस वाले में मूवमेंट वाले में कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, जबकि अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट रहती है। जबकि इसमें क्या होता है, इस वाले में प्राइस कॉन्स्टेंट रहता है, प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट। तो देखो इसमें प्राइस इस वाले में क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें इस वाले में ना अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती है, इसमें अदर थिंग्स चेंज होती है। तो ये भी लाइन लिख देते हैं एक, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट इन दिस। बट इसमें क्या होता है, अदर थिंग्स चेंज, अदर थिंग्स डू नॉट रिमेन कांस्टेंट इन दिस। ठीक है, इस वाले में क्या होता है, सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं करता,
देखो इसमें सप्लाई कर्व डज नॉट शिफ्ट, जबकि इसमें क्या होगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा। सप्लाई कर्व शिफ्ट्स इन दिस, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में हम इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं दोनों के। तो मान लीजिए इसका एग्जाम्पल देंगे, तो एक यहाँ पर बना देते हैं। ओ एक्स, तो भैया ये सप्लाई कर्व एस, ये ए पॉइंट पर है। ए से मान लो प्राइस बढ़ गए, सप्लाई भी बढ़ गई। प्राइस पी थे, पी से P1 हो गए, सप्लाई भी Q से बढ़कर Q1 हो गई। तो ए से बी की तरफ क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, एक्सटेंशन हो गया, यानी पूर्ति का विस्तार हो गया। इसी तरह पूर्ति का संकुचन भी हो सकता है। ये डायग्राम बनाएंगे ज़रा, ठीक है। थोड़ा सा लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं आ रही। ओ एक्स वाई, मान लो ये सप्लाई कब है, जब प्राइस पी थे तो सप्लाई क्यू थी, जब प्राइस घट गए तो सप्लाई भी घट गई Q1। तो प्राइस घटने से क्या हुआ, पहले ए था सप्लाई, बाद में बी हो गई, तो नीचे की तरफ चलन हो गया, यानी मूवमेंट हो गया डिमांड सप्लाई कर्व पर डाउनवर्ड। ये क्या है, एक्सटेंशन है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, विस्तार, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये तो आपने कर ही रखा है ना, जो पहले की वीडियो है उसे दोबारा देख लो अगर समझ नहीं आई तो, ठीक। और बाकी जो भी चीज़ इसमें रह जाएगी ना, थोड़ा सा क्लियर नहीं होगी तो वो नोट्स में क्लियर हो जाएगी, उसे टेली कर लेना। अब यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है। ये सप्लाई में इंक्रीज वाला बनाते हैं। फिर पहले मान लो एस सप्लाई कब है, अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्या होगा, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगी, दाई ओर खिसक जाएगा सप्लाई कर्व। इसी तरह अगर सप्लाई में कमी आती है, यहाँ पर हमारा सप्लाई कर्व एस है, तो सप्लाई में अगर कमी आती है किसी भी अन्य कारणों की वजह से, अन्य बातों की वजह से, तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में, बाई ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। तो अब हमारे को ये समझ आ गया कि मोमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में क्या क्या अंतर हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपके जो काम आएगी। अगर वो एग्ज़ाम में आपसे बोल देता है, यहाँ ध्यान से देखो, उसने आपसे बोल दिया कि मोमेंट अलोंग सप्लाई कर्व उसने नहीं दिया, एक बार को मान लो उसने बोला कि हमें तो भैया आप एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई, इसका डिफरेंस बता दो, ठीक है। उसने बोल दिया इंक्रीज इन सप्लाई और एक्सटेंशन, ये एक बार को मिटा देते हैं इसको, ठीक है। उसने बोला कि आप एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई में डिफरेंस बता दो, तो यही डिफरेंस आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, पहला, इट ओकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इट ओकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये प्राइस में चेंज होने की वजह से आता है, बिल्कुल ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति का विस्तार क्यों आता है, या हिंदी में भी लिख दो हिंदी वालों के लिए, पूर्ति का विस्तार, और ये पूर्ति में वृद्धि, ठीक है। तो इंक्रीज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, इट ओकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस, बिल्कुल ठीक। पूर्ति में, ये कीमतों में परिवर्तन के कारण होता है, और ये अन्य बातों में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता, जाहिर सी बात है, प्राइस बढ़ेगा तभी सप्लाई बढ़ेगी, तभी तो उसे बोलते हैं पूर्ति का विस्तार। और इसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है, क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें अदर थिंग्स चेंज होती है, इसमें अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल ठीक। इसमें अदर थिंग्स क्या रिमेन, डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, इसमें अदर थिंग्स में चेंज होता है, जैसे नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ेंगी, या फिर टैक्स घटेगा, या सप्लाई सब्सिडी बढ़ेगी, या कुछ भी होगा इस तरीके का, नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ेंगी। इसमें क्या होता है, सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होता, जबकि अपवर्ड मूवमेंट होता है। कैसा होता है, अपवर्ड मूवमेंट, ये एक्सटेंशन वाला ये डायग्राम जिसमें अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है ना, जबकि इस वाले में इंक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ शिफ्ट होता है। किधर की साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है, समझ गए। अब मान लो यही क्वेश्चन, बैक करते हैं जब सब कुछ, यही क्वेश्चन हमारा, ठीक है, हाँ जी। अब आ जाओ, मान लो यही क्वेश्चन हमारा, इसमें हमें दे दे कि भैया एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई की जगह वो बोल दे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई को, क्या बोले, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, और इधर बोल दे डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन
सप्लाई, वो बोल रहा है कि डिक्रीज इन सप्लाई, इन दोनों में डिफरेंस बता दो। हिंदी में इसका मतलब पूर्ति का संकुचन और इसका मतलब है पूर्ति में कमी। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा नोट्स में ध्यान रखना। तो इसमें क्या परिवर्तन, इसमें क्या डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है भाई। ये तो कीमतों में कमी के कारण आता है, ये अन्य बातों में परिवर्तन के कारण आता है। इसमें प्राइस रिमेन कांस्टेंट होता है, इसमें प्राइस कांस्टेंट, इसमें प्राइस रिमेन कांस्टेंट नहीं रहते, इसमें प्राइस कांस्टेंट रहते हैं। इसमें अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती है, इसमें अदर थिंग कांस्टेंट नहीं रहती। सप्लाई कब इसमें शिफ्ट नहीं होता, मूवमेंट होता है डाउनवर्ड ये रहा, और इसमें सप्लाई कब शिफ्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, हमने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के जो है डिफरेंस वगैरह कर लिए हैं। ठीक, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ लागू नहीं होता, यानी पूर्ति का नियम कहाँ लागू नहीं होता। भाई पूर्ति का नियम क्या था, इससे पहली वीडियो में हमने किया है। पूर्ति का नियम कहता है कि जब कीमत बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, और कीमत घटती है तो सप्लाई घट जानी चाहिए, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें हमारी यानी जो अदर थिंग्स है वो समान रहने पर वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगी तो लो प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़नी चाहिए, प्राइस घटने पर सप्लाई। लेकिन ये लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ लागू नहीं होता, इंग्लिश में वेयर डज इट नॉट अप्लाई, कहाँ ये लागू नहीं हो रहा है, तो ये लागू नहीं होता वेजिटेबल्स पर। क्या आपने देखा है कि जब वेजिटेबल्स सब्जियां जो होती हैं ना वो ख़राब हो जाती हैं, इसलिए उसकी कीमत घटने पर भी शाम के वक्त वो सप्लाई प्रोड्यूसर उसकी बढ़ा देता है, तो लॉ ऑफ सप्लाई तो लागू नहीं हुआ। पूर्ति का नियम तो कहता भी है कीमत बढ़ेगी तभी सप्लाई बढ़ाना, लेकिन वेजिटेबल्स वगैरह पे ऐसा नहीं होता, कीमत बढ़े या घटे उसे तो बेचना पड़ेगा। ठीक, इस तरह की चीज़ों पर तो हमें पहला हमारा वो मिल गया, लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ लागू नहीं होता। पहला हमें पॉइंट मिल गया कि एग्रीकल्चर आउटपुट पर नहीं होता। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर आउटपुट जो है ना वो नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मान लो किसी कारणवश हमारा जो वीट है उसका प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है ना, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से या कुछ प्राकृतिक आपदा की वजह से, तो हमारा जो वीट प्रोडक्शन कम हुआ है, तो उसकी ऐसा नहीं है कि उसके प्राइस बढ़ने पर उसकी सप्लाई प्रोड्यूसर बढ़ा देगा, हो ही नहीं सकता, सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती चाहे कितना भी प्राइस हो जाए। जो कुछ, क्योंकि वीट का जो एग्रीकल्चर आउटपुट होता है ना उसका जो प्रोडक्शन है वो नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसी तरह दूसरा पॉइंट हमारा बनता है, सेकंड पॉइंट हमारा बनता है पेरिशेबल। क्या आप बोलो, एक बार बोलो, पेरिशेबल गुड्स। जी, पेरिशेबल गुड्स इन्हें बोलते हैं जो नष्ट होने वाली जो वस्तुएं होती है ना वो वाली वस्तुएं। क्योंकि ये जो वस्तुएं होती हैं इनका ख़राब होने का डर होता है, इसलिए इनके प्राइस गिरने पर भी या लो प्राइस पर भी इनकी सप्लाई नहीं गिरती। ठीक है, क्योंकि इनके ख़राब होने का डर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं हुआ, पूर्ति का नियम लागू नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तीसरा पॉइंट है सोशल डिस्टिंक्शन, डायमंड वगैरह। आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी डायमंड्स वगैरह की, है ना, ऐसा तो नहीं है। जबकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़नी चाहिए। लेकिन जो सोशल डिस्टिंक्शन की गुड्स होती हैं जैसे BMW हो गई, या फिर जो बिल्कुल इससे भी अच्छी, मतलब जो समाज से हटके जो होती है, सामाजिक प्रतिष्ठावान वस्तुएं, हिंदी में बोलते हैं इसे सामाजिक प्रतिष्ठावान वस्तुएं, है ना, समाज के लिए प्रतिष्ठावान, मतलब एक होता है ना जैगवार वगैरह, या इससे भी ज़्यादा ऊंची चीज़ें जो रखते हैं, तो इनकी प्राइस बढ़ने पर सप्लाई नहीं बढ़ती, क्योंकि अगर इनकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो इनकी तो सोशल डिस्टिंक्शन क्या रहेगी, है ना। दूसरा पेरिशेबल को बोलते हैं नष्ट होने वाली वस्तु, और एग्रीकल्चर आउटपुट को बोलते हैं जो हमारा खेती का उत्पादन है। तो हमारा ये सप्लाई का पूरा चैप्टर हो गया है। हमने सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, शिफ्ट इन सप्लाई और मूवमेंट इन अलोंग सप्लाई का, और इसके जितने भी लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ लागू नहीं होता, पूर्ति का नियम कहाँ लागू नहीं होता, इसके क्या एक्सेप्शंस है, तो हमने ये कर लिया है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, उस नोट्स को इस वीडियो के साथ टैली कर लेना, फिर उसको अपना जो तैयार कर लेना एग्ज़ाम के लिए। ठीक।